हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे। थोड़ा फास्ट रहना है और आज आप लोग काउंटिंग करिएगा कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं। और जिस भी प्रश्न में आपसे गलती होती है उसका बेसिक वीडियो जरूर देखेगा। प्लेलिस्ट बना दिया है तो बेसिक की वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। चलिए आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें। तो ये बताइए सरल वाक्य आपके कौन से होते हैं। चलिए पहले का जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। कह रहा है एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं, ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, ये भी गलत हो गया। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, मतलब ऑप्शन जो आ रहा है वो आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो उसे कहते हैं साधारण वाक्य कहते हैं, अर्थात सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सीता स्कूल जाती है, तो सीता क्या है, सीता एक उद्देश्य है और स्कूल जाती है एक विधेय के रूप में कार्य करता है, अर्थात ये क्या हो गया, एक सरल वाक्य हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। तो देख सकते हैं हमने व्याकरण में जो आपका हिंदी वर्णमाला है वीडियो आपको दिया था, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। तो देख सकते हैं हमने आपको बताया था का ख है ना, गा घा अंगा। तो इसमें आपसे पूछा है दूसरा और आपका चौथा जो आपका घा होता है ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, महाप्राण बन जाएगा। ठीक है, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, 3 का जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ए नंबर दे रहे हैं, यहाँ पर हो जाए करे संप्रक्त ध्वनि है। देखिए आपका जवाब जो सही है बिल्कुल सही है, संप्रक्त ध्वनि क्या हो जाएगा, संप्रक्त ध्वनि। मतलब जब कोई ध्वनि दो व्यंजनों से युक्त हो, क्या, जब कोई ध्वनि दो व्यंजनों से युक्त हो जाए तब वह संप्रक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे आपका संबल हो गया, इसमें क्या है, माँ भी है आपका दिया गया है ना, क्या दिया है आपका माँ है और आपका यहाँ पर दिया गया है बा, दोनों ही क्या हो गए हैं आपके संयुक्त हो गए हैं, इसलिए हम लोग संबल या संप्रक्ति ध्वनि कह सकते हैं। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विपद धनजाल विपद जाल में कौन सी संधि है। यहां पर बताइए विपद झंझाल विपद जाल में कौन सी संधि है। चलिए यहां पर आपका 4 नंबर, चलिए 4 यहां पर आपका जवाब आ रहा है 4 बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर 4 का आंसर जो आपका बनेगा वो आपका राइट आंसर बन जाएगा बी, यहाँ पर हो जाएगा व्यंजन संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि होता है, व्यंजन संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय आप लोगों को पढ़ाया गया है। यहाँ पर उपसर्ग होता है किसी भी शब्द के पहले आपका जो होता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और शब्दांश के लास्ट वाला जो निकलता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पर बताइए कौन सा निकलेगा, दुर निकलेगा ना। अगर इसे तोड़ेंगे तो निकलेगा क्या, तो यहाँ पर देखिए दुर निकल कर आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पर क्या निकलेगा, आत्मा निकलेगा। क्या निकलेगा, आत्मा निकलेगा। मतलब आपका जो 5 है 5 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब रा जो होगा वो आपका कैसा होगा, आधा रा होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। देखिए दिया गया है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर देखिए काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं परिमाण। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, है ना, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। मतलब यहाँ पर जो 6 नंबर है तो 6 नंबर में कह रहा है बहुत ओले पड़े, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अभिकारी शब्द जिनका वाक्य में कोई संबंध नहीं रहता है उन्हें क्या कहते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया गया मनोभावों को प्रकट करने वाले, तो ये बताइए मनोभावों को प्रकट करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर अभिकारी भी दिया है, तो क्या विकल्प तो हो नहीं सकता है, समुच्चय भी नहीं हो सकता है, अनुबद्ध नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर विस्मयादि बोधक, क्योंकि विस्मयादि में हर्ष शोक कई प्रकार के यहाँ पर कह सकते हैं मनोभाव विकार यहाँ पर हो सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, 8 का जवाब दीजिएगा। चलिए काफी लोगों के जवाब आने शुरू हो गए हैं और देखो यहाँ पर संबंध दिया है, निश्चयवाचक है, निजवाचक और आपका पुरुषवाचक है। लेकिन इसका राइट जो आंसर आपका आएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है ये, यह कह सकते हैं जैसे आपका दिया है गया हो वह, है ना, क्या दिया हो वह, यह कह सकते हैं वे दिया गया हो, यह दिया है, ये दिए गए हों, ये क्या होते हैं सर्वनाम होते हैं, कैसे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो आपका आंसर जो बनेगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन क्या बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है आपका, 9 का जवाब दीजिए।
लीजिए, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, देशज, विदेशज, तत्सम या अर्ध तत्सम। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या अपने लैंग्वेज में ही इसे बना लिए हैं, अर्थात देश में ही उत्पन्न हुआ है। तो ऐसे शब्द जो अपने देश में उत्पन्न होते हैं जिनको हम लोग पहचान भी नहीं पाते हैं, अर्थात यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा, देशज हो जाते हैं। देशज ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाता है। मतलब ऐसे शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से निकल कर आए हैं, है ना, तो आपका हो जाएगा देशज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थ आपको बताना है। देखो नियत मतलब क्या होता है और नियत मतलब क्या होता है, आप सभी का जवाब सही होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर नियत, नियत मतलब होता है यहाँ पर निश्चित, निश्चित, और नियत कहते हैं ना, नियत तुम्हारी खराब हो गई है, अर्थात कह सकते हैं इरादा जो आपका है वो आपका अच्छा नहीं है। तो आपका यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, निश्चित और आपका इरादा इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन करना है। तो थोड़ा सा ये लॉजिकल है पढ़ने के हिसाब से, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट को समझिए और समझेंगे तो आंसर आपका सामने निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं वाक्य में जो अनुरूप है, क्या अनुरूप है, ये उपयुक्त नहीं है। इस शब्द मतलब यह शब्द किसी वस्तु के आकार या रूप के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब कह सकते हैं ये जो अनुरूप है इसका जो प्रयोग होता है किसी वस्तु के आकार के लिए या उसके रूप के लिए प्रयुक्त होता है। अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन है 11 नंबर में वो आपका बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और समझिएगा, आराम से हमने समझा भी दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अब आप चला सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है। अब आप चल सकते हैं, माफ करिए, अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है। 12 नंबर का जवाब दीजिएगा, 12 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो अब आप चल सकते हैं मतलब आपके अंदर क्या आ गई है, क्षमता आ गई है, आपके अंदर सामर्थ्य है, अर्थात आपका आंसर ए हो जाएगा, सामर्थ्य सूचक है। भैया आप लोग चल सकते हैं ना, मतलब क्या है, सामर्थ्य है तभी तो चल सकते हैं ना। तो ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू होता है। अब आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाया गया होगा, हाई स्कूल या इंटर में तो पढ़े ही होंगे। यहाँ पर दिया है यदि प्रश्नवाचक वाक्य है और इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य जो शुरू होता है किससे होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी नंबर नहीं होगा, बी नंबर होगा, एक्सिलरी वर्ब जो होता है ऑप्शन बी वाला, यहाँ पर राइट आंसर बी होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। अब यह पूछा गया है इसकी अंग्रेजी अनुवाद जो बनेगा, इसका अंग्रेजी अनुवाद जो बनेगा वो आपका क्या बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन देखिएगा कि हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है। तो देखो यहाँ पर आवर ड्यूटी दिया है लेकिन यहाँ पर सर्वोपरि भी है, तो मतलब आपका ए वाला तो नहीं सही होगा, लेकिन सी वाले में देखिएगा कह रहा आपसे कि हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। तो यहाँ पर हो जाएगा आवर फॉर मोस्ट ड्यूटी इज सर्व द कंट्री। ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट बनेगा। ठीक है, कौन सा बनेगा, सी नंबर आपका बनेगा, ए नंबर नहीं, क्योंकि यहाँ पर सर्वोपरि शब्द आपको भी लगा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, ए वल्गर माइंड इज वन हु वुड लाइक टू कमांड इंस्टेड ऑफ आस्किंग आर रिक्वेस्टिंग। तो देखो इसका पूछा गया है, इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, है ना। तो देखिएगा अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, है ना, नहीं आता है तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 15 का जो आपका आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा बी नंबर। ये है आपका एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है। तो इसका ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन जो आपके थे वो आपके कह सकते हैं इंग्लिश और हिंदी से कन्वर्ट वाले थे, जो कि जैसे कि आपके पीईटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आपका क्वेश्चन आ चुका है, लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर बताइएगा लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं 16 नंबर में। चलिए 16 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है बी नंबर और डी नंबर। याद रखिएगा लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को। तो देखो लिपियां होती हैं कितनी आपकी 52 होती हैं, अर्थात जो वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो आपके 52 होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं लिपि चिन्ह। और इनको अगर क्रमबद्ध समूह से अगर रख देते हैं तो बन जाता है वर्णमाला। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, वर्णमाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है।
देखिए 17 नंबर में, तो देखो यहाँ पर देखिए जो अंक और आहा है ना, इनका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, मात्राओं के हिसाब से करते हैं, लेकिन इनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर अंक और आहा इनका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें अयोग्य वाह कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के लिए वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। परिभाषा का थोड़ा कठिन समझ दिया गया है, लेकिन अपने लैंग्वेज अगर हम आपको बताएं कि जो संस्कृत के आपके बिगड़े हुए रूप होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो बिगड़े हुए रूप को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया गया एक पॉइंट और भी दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया है टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो यहाँ पर देखो मध्य भी शब्द लगा दिया है, मध्य, ये हो जाएगा अर्ध तत्सम। क्या होता है, अर्ध तत्सम। इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, क्योंकि मध्य शब्द आपको लगा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद होता है। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता ये कैसा भेद है, गुणवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, प्रणर्थक है। 19 नंबर में चलिए कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर। देखो यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर मनुष्यता दिया है। हमने बताया था अगर जब थोड़ा सा क्या करे कि कोई भी शब्द को थोड़ा बनावटी रूप ले रहा है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, भाववाचक संज्ञा आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन करना है। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोग जवाब दे रहे हैं 20 नंबर में। ऑप्शन जो हो जाएगा सी नंबर, जितेंद्रीय कहा जाता है। क्या, इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रजीत की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर इंद्रियों की बात कह रहा है। और इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसे बोलते हैं जितेंद्रीय। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक होता है। मतलब आपको कई बार बताया गया है जब अलगाव की स्थिति हो, और ये वाला से, क्यों, एक से होता है करण से के द्वारा, एक होता है अपादान से के द्वारा, अर्थात यहाँ पर से जो आपका है अलगाव की स्थिति में ये विभक्ति का बोध होता है किसमें, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, अपादान में प्रयोग होगा, ऑप्शन डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। तन शब्द का लिंग निर्धारण आपको करना है। अब देखिए हमने आपको बताया था सबसे सिंपल होता है लिंग निर्धारण करना। हमने आपको बताया था, जैसे एक पॉइंट हमने बता दिया कैसा और एक पॉइंट हमने बता दिया कैसी, है ना, क्या बता दिया, कैसी। अब देखो अगर आपसे पूछे रोटी कैसा है तो क्या हो गए कि सर रोटी कैसा नहीं होता है, कैसी होती है ना। तो आप कहेंगे रोटी कैसी है, तो रोटी क्या हो गया, स्त्रीलिंग, है ना। अगर हम आपसे बोले पानी, पानी कैसी है, तो आप कहोगे सर पानी कैसी नहीं होता है, पानी कैसा है। तो मतलब पानी जो होता है वो पुल्लिंग होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं तन कैसा है या तन कैसी है, क्या बोलेंगे, यहाँ पर इसे क्या बोलेंगे, तन कैसी है, कैसा है, तो तन कैसा है ये नश्वर है, अर्थात तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है, निजवाचक में, पुरुषवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक। चलिए 23 नंबर में देखिए ये पुरुषवाचक में आता है, याद रखिए उत्तम पुरुष सर्वनाम जो कि आपका आता है पुरुषवाचक में, तो ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। चलिए बताइएगा, कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि दी गई है। 24 नंबर में बताइए कौन सी अशुद्धि दी गई है। देखो यहाँ पर शब्द चयन संबंधी है, वर्तनीगत अशुद्धि है, व्याकरण की अशुद्धि है, या शब्द निर्माण की अशुद्धि है। थोड़ा सा कठिन आपको हो सकता है ये क्वेश्चन, आप लोग प्रयास करिए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पर जो दिक्कत है वो आपके शब्द निर्माण की अशुद्धि है। क्या, शब्द निर्माण की अशुद्धि है यहाँ पर, है ना। मतलब कह सकते हैं कृशांगिनी जो दिया गया है, ये कृशांगिनी जो दिया है ये कृशांगिनी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कृशांगी होगा। क्या हो जाएगा, कृशांगी। मतलब यहाँ पर जो नी दिया है नहीं होना चाहिए, और गा में बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए, अर्थात इन्हीं के स्थान पर ई आएगा, इस कारण से शब्द निर्माण की अशुद्धि थी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र का उदाहरण है, ये बताइए। औपचारिक पत्र क्या होते हैं, सॉरी माफ करिए, अनौपचारिक पत्र दिया है, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किसे कहा जाता है, यहाँ पर देखिए अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं 25 में। चलिए देखिए यहाँ पर जब क्या होता है, शादी की बात होती है या कोई निमंत्रण की बात होती है ना, यहाँ पर बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया जो पत्र है इसे बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। अर्थात जो आपके रिश्तेदारों की बात होती है, घर परिवार की बात होती है, जो हम लोग पत्र लिखते हैं उन्हें अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना।
आप लोग काउंटिंग करते रहिए। हमें लग रहा है कि थोड़ा टेस्ट पेपर आपका कठिन है ना, तभी संख्या कम है लोगों की। जब क्या होता है कि टेस्ट पेपर बहुत सरल होता है तो बड़ा अच्छा लगता है लोगों को लगाने में, और पूरा टेस्ट पेपर लगाते हैं ना, जबकि आपको पता है सरल सरल पेपर में नहीं आता है, कठिन भी आता है ना। तो थोड़ा सा कभी कभी कठिन प्रश्न भी लगा लिया करें, डरा मत करें, अगर डर गए तो बेकार है, कोई काम के नहीं हो। चलिए बताइए, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है कितनी होती है? ह्रस्व को बोलते हैं क्या? लघु बोलते हैं क्या? ह्रस्व स्वरों को बोलते हैं लघु स्वर, है ना। तो यहाँ पर इनकी संख्या होती है कितनी? ऑप्शन बनेगा बी, इनकी संख्या होती है 4 होती है ना। यहाँ पर छोटा, छोटी, छोटा ऊ और आपका होता है ऋषि। तो इन प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जिन सामसिक शब्दों में पहला पद संख्या हो, संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो देखो आपको पढ़ाया गया होगा समास, है ना। समास में कहा गया है जिसका पहला पद संख्यावाची हो वो होता है आपका कौन सा? द्विगु समास होता है। द्विगु समास होता है जो संख्यावाची होता है, ठीक है। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें से योजक चिन्ह लगा होता है, जैसे घास फूस, है ना, कपड़ा लत्ता। तो जब कपड़ा लत्ता लिखते हैं तो बीच में डैश लिख देते हैं, जैसे भाई बहन, तो भाई बहन के बीच में क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। तो ये क्या होते हैं? दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में विशेष आपका अर्थ निकलता है, और अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसका पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सुहावना, लिखाई, छलिया निम्नलिखित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन करना है। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी एक शब्द को उठाइए, उसे 3 बार बोलिए, सुहावना, सुहावना, सुहावना। देखो इसको बोलने से तो प्रतीत हो गया कि यहाँ पर क्या आ रहा है? सुहावना, है ना, सुहावना। लिखाई, आई शब्द आ रहा है, और छलिया, इया शब्द आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? अर्थात जो आप लोग अलमारी बोलते हो ना, है ना, बहुत लोग तो इसे अलमीरा भी कहते हैं, है ना, जो कि शुद्धता होती है। अब बताइए अलमारी जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? 29 का आंसर यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? चलिए, अलमारी पुर्तगाली है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जिसका आंसर आ रहा है बी नंबर, पुर्तगाली हो जाएगा। देखिए पुर्तगाली की अगर हम बात करते हैं, कुछ पॉइंट याद रखिए, जैसे अलमारी में क्या रखते हैं? कमीज रखते हैं। अलमारी में, अलमारी कहाँ रखी होती है? कमरा में रखी होती है। क्या रखी होती है? अलमारी रखी होती है कहाँ पर? कमरा में रखी होती है, कमरा में रखी होती है। और अलमारी में ही पिस्तौल भी रखी होती है। क्या? अलमारी में पिस्तौल भी रखी होती है। क्लियर है ना? वहीं पर आलपीन भी होता है, कमीज भी होती है, अर्थात कह सकते हैं आलपीन, कमीज, कमरा, काजू, गमला, पपीता, पिस्तौल, ये जो शब्द होते हैं आपके पुर्तगाली से आते हैं, याद रखिएगा, ये पुर्तगाली के हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? चलिए यहाँ पर पूछा गया वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है, यहाँ पर 30 नंबर में। देखो वाक्यों की अगर जब भी बात कर दे तब आपको आंसर लगाना है कितना? तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 30 का आंसर बनेगा कौन सा? 2। तो ये वाक्य क्या होते हैं? एक होता है रचना के आधार पर, क्या? एक होता है रचना के आधार पर, दूसरा होता है अर्थ के आधार पर होता है। अगर ये पूछ ले रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और आपका संयुक्त वाक्य। अगर ये पूछ लेता कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तब आपको बताना चाहिए था कि 8 प्रकार होते हैं, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और आपका संकेतवाचक। तो ये तीनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है जो हमने आपको बताया है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन फंसा देते हैं आपको। अगला क्वेश्चन दिया है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? मोक्ष की इच्छा जो रखता है उसे बोलते हैं मुमुक्षु। क्या बोलते हैं? मुमुक्षु, जो कि ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, चूरन का तत्सम रूप क्या होता है? चूरन का तत्सम रूप क्या होता है? चूरन का तत्सम रूप, चलिए तो देखो यहाँ पर होता है चूर्ण, कौन सा? जिसका ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर बी नंबर। सी मत लगाइए भाई, यहाँ पर लगाना है चूर्ण, लगाना है, चूर्ण का होता है चूर्ण, तो ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया है, सूर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। सूर का अनेकार्थी शब्द आपका नहीं है। देखो सूर मतलब क्या होता है? सूर मतलब होता है, बोलते हैं ना सूरवीर, ये तो होता ही होता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर सूर्य मतलब सूर्य भी हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो माया नहीं होता है, इसका ऑप्शन बनेगा बी कि सूर का अनेकार्थी शब्द माया नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर विष्णु होता है, वीर होता है, सूर्य भी होता है, ऑप्शन जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अब बताइए ये कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी अशुद्ध दी गई है? चलिए, टिप्पणी, ज्योत्सना, भास्कर और आपका मार्तंड। यहाँ पर देखिए 34 नंबर में कुछ लोगों ने जवाब दे भी दिया है बहुत स्पीड के साथ। तो देखिए यहाँ पर टिप्पणी तो सही दिया गया है, ज्योत्सना भी सही दिया है, मार्तंड भी सही है। यहाँ पर जो दिया गया है भास्कर, भाई भास्कर में गलती क्या है?
भास्कर को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये जल्दी से बताइए। भास्कर को कैसे लिखेंगे, तो जब भास्कर लिखते हैं हम लोग तो यहाँ पर आधा सा का प्रयोग होता है इस प्रकार से, तो भास्कर इस प्रकार से बन जाता है। तो ऑप्शन हो गया यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक नाम है। चलिए यहाँ पर बताइए, हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम इनमें से कौन हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये अज्ञेय है। कौन है आपके, अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनका पूरा नाम होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है। कर्कश का विलोम क्या होता है। चलिए कर्कश की अगर हम बात करते हैं तो मतलब क्या होता है ना, किसी किसी की वाणी होती है बहुत खूंखार होती है, मतलब बहुत कर्कश आवाज होती है, लेकिन किसी की वाणी बहुत मधुर होती है, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं विलोम पूछा गया था, तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, विनम्र हो जाएगा। कर्कश का विलोम विनम्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर दिया गया शुद्ध वाक्य, आप बताइए शुद्ध कौन हो सकता है। पर्वत का शिखर ऊंचे हैं। देखो पर्वत का शिखर ऊंचे हैं, इसके अनुसार से पर्वत के शिखर होना चाहिए। पर्वत के शिखर ऊंचे हैं, कौन सा, यहाँ पर 37 को ऑप्शन देखिए डी वाला, कि पर्वत के शिखर ऊंचे हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपका नहीं है। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो आप पुल्लिंग शब्द की पहचान करिए। और जिन लोगों ने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक वाला बटन भी दबा दीजिएगा। चलिए, पुल्लिंग शब्द आपका नहीं है, आपसे पूछा है रत्न, मोती, नकल और आपका बचपन। थोड़ा सा सोचने वाला एक क्वेश्चन है, क्योंकि गलती यहां से हो जाती है। देखो रत्न कैसा है, सही है। मोती कैसा है ना। बचपन कैसा है, लेकिन नकल कैसी है। नकल कैसी भाई, नकल मिली है कि नहीं मिली। अगर आप लोग हाई स्कूल का पेपर दिए हो या कोई भी पेपर देने जाते हो तो बोलते हो ना भाई साहब नकल मिली है कि नहीं मिली है, या मान लो पेपर पास हो गए तब भी आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं, कहेंगे नकल मिली थी क्या भाई, है ना। तो मतलब क्या होता है, नकल मतलब क्या होती है, कैसी है। तो ऑप्शन सी हो गए, ये पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद आपका गलत दिया गया है। मतलब यहाँ पर कह रहा है इक प्रत्यय लगाने से बना है, और गलत आपको बताना है कौन है। दैविक, मानसिक, मौखिक और आपका अधिक। अब आप बताइए यहाँ पर कौन सा पॉइंट आपका गलत दिया गया है 39 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर जब आपका दिया गया है डी वाला अधिक, कौन सा, यहाँ पर डी नंबर। तुक्का मत लगाइएगा, तुक्का मत लगाइए, क्योंकि अधिक शब्द एक प्रत्यय नहीं बना है, तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति होना चाहिए। ये बताइए, हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। यहाँ पर दुआ मतलब दुआ मांगना चाहिए क्या, सजग रहना चाहिए, चार चांद लगाना चाहिए, या आंखें फेर लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए 40 का आंसर लगभग आ गया है, सजग रहना चाहिए। मतलब हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है। अब आप बताइए भाई, देखो 40 क्वेश्चन हम यहाँ पर ग्रामर के हैं और कुछ क्वेश्चन हमने हिंदी साहित्य की भी रखे हैं, है ना। आप बताइए भाई, रामचरितमानस में जो कांड होते हैं, मतलब कितने होते हैं कांड, तो आपके 7 कांड होते हैं। अब आप बताइए कौन कौन सा कांड पहले आता है, फिर कौन सा बाद में आता है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या बन सकता है। चलिए देखिए 258 का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सबसे पहले बालक, है ना, बाल कांड हो गया। फिर इसके बाद अयोध्या की लीला होती है, फिर सुंदरकांड होता है, फिर लंका कांड होता है। अब देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, आपके काम भी आ जाएगा कि तुलसीदास कृत, अर्थात जो रामचरितमानस लिखी गई है किसके द्वारा, तुलसीदास के द्वारा। इसमें 7 कांड हैं, जिसमें सबसे बड़ा कांड है कौन सा, बाल कांड। वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो भाई बाल कांड है। याद देखिए बाल कांड, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपसे दिया गया था कि जबकि सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो आपका किष्किंधा कांड जो है वो आपका सबसे छोटा है। इसकी रचना याद रखिए, रामचरितमानस की रचना कितने दिनों में हुई थी, 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में इसकी रचना की गई थी। याद रखिए रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में हुई थी। इन 7 कांडों का क्रम क्या है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, फिर आता है उत्तर कांड आता है। अब यहाँ पर देखो एक पॉइंट और भी दिया है, इनमें से अयोध्या कांड को हृदय कांड भी कहा जाता है। याद रखिए अयोध्या कांड को हृदय कांड भी कहा जाता है। और अगला पॉइंट दिया गया है कि किष्किंधा कांड की रचना कहां हुई थी, तो याद रखिए किष्किंधा कांड की रचना काशी में हुई थी। क्या हुई थी, काशी में हुई थी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सभी लोग अपने मोबाइल के स्टेटस में लगाइए, ठीक है, ताकि आपके पड़ोसी को भी पता चले कि हमारे पड़ोसी बहुत पढ़े लिखे हैं, अर्थात बहुत पढ़ाकू हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के
के लेखक, यहाँ पर याद रखिए बाबू श्याम सुंदर दास। कौन? बाबू श्याम सुंदर दास। ये आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। यहाँ पर जवाब दीजिए, फास्ट जवाब दीजिएगा कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, कवियों का कवि किसे कहते हैं। चलिए, कुछ लोग जवाब दे दिए हैं बहुत पहले। यहाँ पर देखिए आपका आंसर ए हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को। याद रखिए कवियों का कवि किसे कहते हैं, शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है हिंदी का पहला पत्र इनमें से कौन सा है। हमने बहुत बार पढ़ा है, आपको याद रखिएगा कि हिंदी का पहला पत्र, याद रखिए रचनाएं अगर याद करना है डेली का डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। एक दिन रचनाएं नहीं रटती हैं, लेकिन अगर एक बार रट गए तो हमेशा बनी भी रहती हैं, है ना। तो देखिए हिंदी का पहला पत्र जो आपका है ये है आपका उदंत मार्तंड है, जिसके संपादक थे कानपुर के पंडित जुगल किशोर। आगे बढ़ते हैं, प्रेम सागर किसकी रचना है। प्रेम सागर किसकी रचना है, तो हमने बताया था कि जो प्रेम करते हैं वो क्या होते हैं, लल्लू होते हैं। देखो बहुत लोगों को हमारे ट्रिक पता भी है ना। जो प्रेम करते हैं वो क्या होते हैं, लल्लू होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेम सागर लल्लू लाल। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है दशरथ सुतति हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये किस रचनाकार की पंक्ति है। यहां पर जवाब दीजिएगा। तो देखिए दशरथ सुत ये कौन सा होगा, 63 नंबर में। तो थोड़ा सा इस पॉइंट पर भी फोकस करिएगा 63 वाले में। और देखिए 63 का जवाब लगभग सभी का आ रहा है डी नंबर, लेकिन तुलसीदास नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा कबीरदास। एक पॉइंट हमने कल भी बताया था, अर्थात पिछली क्लास में बताया था क्या कि भैया एक पॉइंट जो था कि वो अपवाद में है और ये अपवाद में रहता है, जिसको देखकर आप कहोगे तुलसीदास का है, लेकिन ये तुलसीदास का नहीं है, ये कबीरदास का होता है। तो ऑप्शन ए नंबर राइट बनेगा। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर ये कबीरदास का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, तो चिंतामणि है किसका, तो याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा, डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यहां पर आंसर को लॉक करिएगा। चलिए सबका जवाब आए, चलिए सबका आ रहा है ये नंबर बिल्कुल सही है। 1893 में काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी। ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है इदत्रमम रचना जो है किसकी है। यहाँ पर इद्दनम होता है, वैसे इद्दनम है ना। तो याद रखिए इद्दत्रम रचना किसकी है, यहाँ पर याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मैत्री पुष्पा की है। किसकी रचना है, मैत्री पुष्पा, जिसका ऑप्शन ए है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चंद्रायन की रचयिता कौन है। चंद्रायन के रचयिता यहाँ पर सही कौन से हो जाएंगे, तो देखिए चंद्रायन के रचयिता है आपके मुल्ला दाऊद। क्या है, मुल्ला दाऊद, जिसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। याद रखिए मुल्ला दाऊद चंद्रायन के रचयिता हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है, चलिए यहाँ पर 68 नंबर में। चलिए 68 का ऑप्शन डी नंबर। मतलब आप लोग हमें आराम तो करने देते ही नहीं हो, इतनी स्पीड में आप लोग रहते हो कि हमें आराम करने का समय ही नहीं लगता कि कम से कम थोड़ी सी सांस ले लें। चलिए फिर भी कुछ बच्चे कहते हैं सर और फास्ट, सर जी और फास्ट, ऐसा लग रहा है जैसे आर्मी की भागदौड़ लगी हुई हो। चलिए बताइए बालकृष्ण भट्ट का यहाँ पर पूछा है उपन्यास, तो आपका आंसर हो जाएगा डी 100 अजान और एक सुजान। 100 अजान एक सुजान ये उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है, कि अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर मोहनदास नैमिषारण्य। किसकी है, मोहनदास नैमिषारण्य की है। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है द्विवेदी युग नामकरण किया गया, अर्थात जो द्विवेदी युग पड़ा इसका नामकरण किया गया किसके नाम पर किया गया था। द्विवेदी युग नामकरण किया गया किसके नाम पर, यहां पर याद रखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी करना है आपको, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं लगाना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होगा। आप लोग बहुत ऐसे लोग हैं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी बता रहे हैं, यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी याद करना है। ऐसे याद रखिएगा, महा याद रखिए महा, है ना। जो द्विवेदी लोग होते हैं महापंडित होते हैं, है ना, सब कोई पैर छूता है, अर्थात महा शब्द आपको याद रखना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है कि छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले जो दिखाई पड़ी वो किसमें, तो एक आपकी कह सकते हैं आपकी थी कौन, तो सुमित्रा नंदन पंत की कविता में। किसकी, सुमित्रा नंदन पंत की कविता में छायावादी प्रवृत्ति सबसे पहले दिखाई पड़ी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चित्रण किया गया है। देखो दिया गया है आवारा मसीहा जीवनी में किसका चित्रण है, किसका चित्रण है ये पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है कि इसकी रचना है किसने किया है ना। तो देखिए यहां पर आपका आंसर हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, किसमें, आवारा मसीहा में किसकी जीवनी का चित्रण है, तो आपके शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का है, ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जिह चितवत एक बार, ये कवि किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्ति है, ये पंक्ति है किसके द्वारा, तो रसलीन की है, किसकी है, रसलीन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, है ना। और अगला है पिता कहानी के जो लेखक हैं वो आपके कौन है भाई, पिता कहानी के जो लेखक है इनमें से कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो देखिए यहां पर आंसर आपका बन गया है, काफी लोग दे रहे हैं, लेकिन इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, पिता कहानी के लेखक आपके कौन है। जब कोई नेक्स्ट पार्ट होगा वहां पर यहीं से स्टार्टिंग मिलेगा। और देखो हम आपको वर्तमान में देखा जाए तो हर एक वीडियो में हिंदी साहित्य को कवर करा रहे हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि हिंदी साहित्य हमें नहीं आती है या हिंदी साहित्य का रिवीजन नहीं किया है। चाहे 1000 क्वेश्चन हो उसको हम डेली का डेली जब करवाएंगे तो एक रिवीजन आपका हो जाएगा, और आप लोगों को जैसे आप लोग हिंदी में जो सामान्य हिंदी है उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी धुआं धुआं कर दोगे, ठीक है। मतलब अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग किया है हिंदी पढ़ाई के लिए तो बेसिक की वीडियो देखते रहिए और डेली का डेली। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। पसंद आया तो भाई लाइक शेयर कर दिया करें, ठीक है। धन्यवाद, गुड नाइट सभी को।